हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 48 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर डेली दो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें एक साइंस के टेस्ट होते हैं जो सुबह 5:30 बजे तक में अपलोड कर दिए जाते हैं, जबकि करंट अफेयर्स के वीडियो 7 से 7:30 के बीच में अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर मैं 7:30 या 5:30 बोल रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि 5:30, उससे पहले भी अपलोड कर दिए जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शंस हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम, बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी पहाड़ों पर पानी उबलने लगते हैं। ऊंचाई हम जैसे जैसे जाते हैं तो दबाव जो है वह बढ़ता जाता है, जिस कारण से यह पानी पहाड़ों पर जाने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस से कम में भी उबलने लगता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शंस हैं भार में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी भाप हल्के होती है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण भाप से अधिक हाथ जल जाता है, जबकि उबलते पानी से कम जलता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शंस हैं ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और इस नियम को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और इसमें इस ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इस किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में खर्च करती है। पहला कार्य है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। दूसरा है बाह्य करने में। ओके, और दूसरा नियम है ऊष्मा गति के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह नियम उत्क्रमण ताप माप का नियम भी कहलाता है। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इसके बारे में तो ऊष्मा के प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाहित की दिशा को नहीं बताता है, ऊष्मा की दिशा को नहीं बताता है, जबकि ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा की प्रभावित होने की दिशा को बताता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और यह हमेशा वेव में चलता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश का जो विकिरण होता है उसकी स्वभाव किस प्रकार का होता है? ऑप्शंस हैं तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, डी तरंग एवं कण के समान नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका प्रकाश विकिरण की जो गति है तरंग और कण दोनों के समान है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए, मैंने कल डिस्कस इसके बारे में डिटेल से किया था, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आज मैं इसके बारे में भी करूंगा। ओके, तो इसमें देखिए नाभिकीय रिएक्टर के बारे में मैंने कल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज भी लगभग 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। ओके, तो पहला है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात किए थे। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शंस हैं
सोडियम, बी ग्रेफाइट, सी साधारण जल, डी रेडियम। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ओके, और इसके अलावा भी कुछ चीजें और जान लेते हैं, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कल जो बताया था मैंने, ठीक है, परमाणु रिएक्टर के बारे में। परमाणु रिएक्टर के जो भाग के बारे में बताए थे, एक बताए थे कोर के बारे में, ठीक है, एक मंदक जिसको बोलते हैं मॉडरेटर, और एक बताए थे शीतलक जिसको बोलते हैं कूलेंट, और चौथा बताए थे परिरक्षण जिसको बोले थे स्लेडिंग। ओके, और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल अर्थात D2O का तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या तो यहाँ भारी जल रहता वह भी हो जाता और ग्रेफाइट है तो वह भी होता। ओके, नेक्स्ट की क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद और बताते हैं। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी रिएक्टर को ठंडा करना, डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। अब अभी हम बात कि भारी जल का और ग्रेफाइट का काम क्या करता है? मंदक के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या होगा? मंदक जैसे ही करेगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन की गति को क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से पूछ लिया, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? मंदक के रूप में। क्या होता है? वी आयनित जल ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड, सी बर्फ और जल का मिश्रण, डी हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? भारी जल जो होता है हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फिर उसी से रिलेटेड है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, सी विबंधक की तरह, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग विबंधक की तरह होगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतकों दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? अब वह प्रयुक्त होगा विबंधक के रूप में भी और प्रशीतक के रूप में भी। ओके, तो इसका प्रयोग किसका होगा? साधारण जल नहीं हो सकता है, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, इसके बारे में बात ही नहीं किए थे, और एक बात किए थे भारी जल, या तो D2O का प्रयोग होगा या फिर नाइट्रोजन का। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारी जल। मतलब दोनों पूछा है तो भारी जल होगा, जबकि नाइट्रोजन नहीं होगा। ओके, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक मिनट। ओके, तो आज इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लिए, आगे चलते हैं और उसके बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें, शीतलक के रूप में सोडियम, और शीतलक के बारे में क्या बात किए थे? सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, और जब ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में होता है तब न्यूक्लियर रिएक्टर को परमाणु पायल, एटॉमिक पायल कहा जाता है, एपी, एटॉमिक पायल कहा जाता है। जब भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको बोले थे स्विमिंग पूल रिएक्टर। ओके, और नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम को क्षार का उपयोग नियंत्रक क्षार के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब बायोलॉजी से क्वेश्चन होगा 5, और हम लोग पर डे डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन फिजिक्स, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? पूछा है। ऑप्शन है आहार निश्चित भाग लेता है, हरा पत्ता लेता है, गैसों का विनिमय करना स्टोमेटा के द्वारा होता है, जल का वाष्पन भी कार्य है, और यहाँ नहीं पूछा है तो आप नहीं पर अवश्य ध्यान देंगे, क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ेंगे, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद और जल का चालन पौधे के हरे पत्तियों का कार्य नहीं है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
पूछा है एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन ये हैं जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। बी है जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। सी है जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज से होती है। डी जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फाइलोटेक्सी, बी वर्नेशन, सी वेनेशन, डी फाइटोटेक्सी। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलोटेक्सी यह कहलाता है। अगर वर्नेशन की बात करें तो यह क्या होता है, यह होता है अरेंजमेंट ऑफ लिव्स ऑफ बर्ड, जो कली होती है, ठीक है, उस पे जो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है वेनेशन। वेनेशन की अगर बात करें तो किसी जीव या उसके भाग में परिवर्तन आरंभ न होना अथवा आरंभ होकर अवरुद्ध हो जाना, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वह बन नहीं पाता अथवा अपूर्ण रह जाता है, वेनेशन कहलाता है। ओके, फाइटोटैक्सी के बारे में मैं अभी आपसे यह डिस्कस नहीं कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। ऑप्शन हैं स्तंभ, बी पत्ता, सी अनुपर्ण, डी पर्णवृंत। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ता लिप्स जो है घट पर्णी के निम्नलिखित भागों का घट के रूप में परिवर्तित होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पादप ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं पर्तन के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, स्त्री केसर के द्वारा, जड़ों द्वारा। मतलब अगर आप पुष्प के बारे में पढ़े होंगे तो स्त्री केसर के द्वारा नहीं, ऑप्शन सी छट जाएगा। जड़ों द्वारा तो ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता है, डी भी गलत हो गया। अब रहा शाखा और पर्तन। पर्तन क्या होगा, अगर आप लता या बेल वाले पौधे देखे होंगे उसमें उसके पत्तों में छोटे छोटे टाइप का निकलते जाता है, जिसको पर्तन बोला जाता है। पतला टाइप का हुआ, किसी के सहारे लकड़ी या किसी अन्य दीवार के सहारे उस पर बनाते जाता है जड़ और उसके द्वारा चढ़ते जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्तन के द्वारा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।